आज का यह वीडियो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो जब युवा था तो उसने कभी कोल्ड ड्रिंक बेचा, कभी साबुन की डीलरशिप की। इन सब में मुनाफा नहीं हुआ तो उसने पीसीओ भी ऑपरेट किया। आज की कहानी सिर्फ एक राज्यसभा चुनाव की नहीं है, ये कहानी है संघर्ष, नेटवर्किंग, राजनीति और सत्ता के उन गलियारों की जहां परिमल नाथवानी का नाम एक अलग ही प्रभाव रखता है। वो 1990 के दशक के आखिरी साल रहे होंगे। रिलायंस समूह के संस्थापक धीरूभाई अंबानी गुजरात के जामनगर क्षेत्र में अपने महत्वाकांक्षी औद्योगिक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन स्थानीय स्तर पर कई तरह की चुनौतियां थीं। ज़मीन अधिग्रहण से जुड़े मुद्दे थे, किसानों की चिंताएं थीं। कुल मिलाकर ऑयल रिफाइनरी का काम अटका हुआ था। धीरूभाई अंबानी को एक ऐसा आदमी चाहिए था जो स्थानीय लोगों और किसानों से बात करे और काम में आ रही बाधा को दूर करे। इसी बीच धीरूभाई अंबानी की मुलाकात होती है 1 फरवरी 1956 को जामनगर में जन्मे परिमल नाथवानी से। नाथवानी, जिन्हें कॉलेज के दिनों से ही बड़ा आदमी बनना था, जो अब तक पैसे कमाने के लिए कई तरह के काम कर चुका था, लेकिन धीरूभाई अंबानी और परिमल नाथवानी की यह जोड़ी आने वाले दिनों में भारतीय उद्योग जगत की तस्वीर बदलने वाली थी। यह तस्वीर कैसे बदली और परिमल नाथवानी कैसे भारतीय राजनीति में सबके खास बन गए, इस पर बात करने से पहले जान लेते हैं उनके संघर्षों के बारे में। जामनगर में जन्मे नाथवानी ने अपना पहला कारोबार मुंबई में शुरू किया। कोल्ड ड्रिंक के कारोबार में हाथ आजमाया, फिर साबुन की डीलरशिप हासिल की। मुनाफा दिखा तो सोचा क्यों ना फैक्ट्री ही चलाई जाए, पर कारोबार कुछ जमा नहीं और सब कुछ छोड़ छाड़ कर 1990 के दशक में उन्हें गुजरात के बड़ौदरा शिफ्ट होना पड़ा। वहाँ उन्होंने पीसीओ यानी पब्लिक कॉल ऑफिस का काम शुरू किया। 40 के करीब पीसीओ भी चलाए। एक पीसीओ बड़ौदा स्टॉक एक्सचेंज में लगाने को मिला। यहीं से परिमल नाथवानी को शेयर ब्रोकर बनने का ख्याल आया, लेकिन हर्षद मेहता कांड में उनकी बड़ी रकम डूब गई। यही परिमल नाथवानी आज करीब 755 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। उन्होंने 338 करोड़ रुपए के शेयर और बॉन्ड खरीदे हुए हैं। सिर्फ उनकी पत्नी के नाम ही 13.67 करोड़ रुपए के गहने हैं। इसके अलावा कई जगहों पर घर, बंगला, गाड़ी, सब कुछ तो है ही। आज परिमल नाथवानी रिलायंस समूह के शीर्ष अधिकारियों में हैं, लेकिन कई इंटरव्यू में वे स्वीकार कर चुके हैं कि हर्षद मेहता कांड में उनकी बड़ी रकम डूबने ने हजारों निवेशकों की तरह परिमल नाथवानी को भी गहरा झटका दिया था। उनकी बड़ी पूंजी बाजार में फंस गई। आर्थिक नुकसान इतना ज़्यादा हुआ कि वर्षों की मेहनत मिट्टी हो गई। वह उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था। हालात ऐसे बन गए थे कि भविष्य पूरी तरह अंधकार में दिखने लगा था। मानसिक दबाव इतना बढ़ गया था कि उनके मन में खुद को ख़त्म करने के भी विचार आए। लेकिन यहीं से कहानी शुरू हुई। नुकसान और निराशा से घिरे नाथवानी वापस अपने गृह क्षेत्र लौट गए। उन्होंने खुद को संभाला, परिवार और करीबी लोगों का सहारा लिया और दोबारा खड़ा होने का फैसला किया। यही वह समय था जब उनकी ज़िंदगी में धीरूभाई अंबानी आए, जिसकी बात हम शुरू में कर चुके हैं। 1990 के दशक के आखिर में उनकी मुलाकात रिलायंस समूह के संस्थापक धीरूभाई अंबानी से हुई। यह मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक परिचय नहीं थी। उस समय रिलायंस गुजरात के जामनगर क्षेत्र में अपने महत्वाकांक्षी औद्योगिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और स्थानीय स्तर पर मिल रही चुनौतियों को निपटाने के लिए धीरूभाई ने परिमल नाथवानी को आगे किया। परिमल नाथवानी को इस पूरी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका मिली। उन्होंने ज़मीन से जुड़े मसलों को समझा और लोगों से बातचीत की। स्थानीय स्तर की वास्तविक तस्वीर धीरूभाई अंबानी को दिखाई और कहा जाता है कि उनकी कार्यशैली और ज़मीनी समझ ने धीरूभाई अंबानी को प्रभावित किया। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलने लगी। रिलायंस समूह के साथ उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई।
धीरे धीरे वे संगठन के भीतर भरोसेमंद लोगों में शामिल हो गए। बाद के वर्षों में जब रिलायंस ने दूरसंचार, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया तो नाथवानी भी कंपनी के महत्वपूर्ण रणनीतिक चेहरों में गिने जाने लगे। जियो नेटवर्क के विस्तार से लेकर विभिन्न कॉरपोरेट और सरकारी समन्वय से जुड़े कामों में भी उनका नाम सामने आता रहा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर परिमल नाथवानी बार बार निर्दलीय होने के बाद भी चुनाव कैसे जीत जाते हैं। झारखंड में यह उनकी पहली जीत नहीं है। इससे पहले भी वे ऐसे चुनाव जीत चुके हैं जहां उनके पीछे किसी एक राजनीतिक दल का सीधा जनाधार नहीं था। फिर भी हर बार वोटों का गणित किसी न किसी तरह उनके पक्ष में बैठ जाता है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में कई लोग उन्हें मजाक मजाक में नहीं बल्कि गंभीरता से क्रॉस वोटिंग का किंग कहने लगे हैं। दरअसल नाथवानी की असली ताकत चुनावी भाषणों या जनसभाओं में नहीं दिखती। उनकी ताकत उन रिश्तों में दिखाई देती है जो उन्होंने दशकों से बनाए हैं। वे ऐसे नेता नहीं हैं जो किसी एक विचारधारा के खांचे में फिट होते हों। वैसे भी पुरानी कहावत है कि पूंजी की कोई विचारधारा नहीं होती। बीजेपी के नेताओं से उनके अच्छे संबंध हैं, कांग्रेस के नेताओं से भी संवाद है, क्षेत्रीय दलों के नेताओं के बीच भी उनकी पहुंच है और कॉरपोरेट जगत में तो उनकी अलग ही पहचान है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि नाथवानी अपनी कॉरपोरेट पहुंच, जिसके पीछे खूब सारे पैसे की ताकत है, के बल पर हर तरह की विचारधारा की दीवार को ध्वस्त कर समर्थन का बहाव अपने पक्ष में कर लेते हैं। ऐसी पहुंच जो सत्ता बदलने के बाद भी खत्म नहीं होती। यही कारण है कि बार बार विधायक पार्टी लाइन से ऊपर उठकर भी उनके पक्ष में खड़े होते दिखाई देते हैं। उनकी आलोचना करने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि नाथवानी भारतीय राजनीति में उस नए वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जहाँ कॉरपोरेट प्रभाव और राजनीतिक नेटवर्किंग एक दूसरे से अलग नहीं रह गए हैं। झारखंड में भी उनकी जीत के बाद यही सवाल फिर उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या है कि सत्ता पक्ष के विधायक भी उनके नाम पर असहज नहीं दिखते। क्यों अलग अलग दलों के नेता उनके साथ मंच साझा करने में हिचकते नहीं, और क्यों हर बार चुनाव आते ही परिमल नाथवानी का नाम राजनीतिक अंकगणित से ज़्यादा राजनीतिक केमिस्ट्री का मामला बन जाता है। शायद इसकी एक वजह रिलायंस से जुड़ा उनका लंबा सफ़र भी है। 3 दशक से ज़्यादा समय तक देश के सबसे बड़े कारोबारी समूहों में से एक के साथ काम करते हुए उन्होंने नौकरशाही, राजनीति, उद्योग और सामाजिक संगठनों का एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया है जिसकी पहुंच कई राज्यों तक फैली हुई है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के दौरान परिमल नाथवानी की जीत पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।